तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। और आपसे बता दें, अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, तो उसलिए आप लोगों को फायदा होगा इससे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन में देख पाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट का इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। नहीं द्वारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा, देखिए ध्यान से करा है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जो है कितनी होती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, बात आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 1 मीटर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा, देख पाएंगे कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपोर्टेंट होगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। तो 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, कह रहा है कि जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल जो समतल होकर जाता है उसको हम क्या कहते हैं। अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे तो 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी समतल और उत्तल क्या होगा, समतल और उत्तल। जिस तरह उभरा हुआ अगर दोनों तरफ हो तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं, बट एक तरफ उभरा हुआ हो और एक तरफ समतल हो तो क्या कहेंगे उसको समतल और उत्तल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कराया कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है। तो एक बार अच्छी तरह से आपसे ऑप्शन को देख लिया। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 25 सेमी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराया कि कांच का अपवर्तनांक जो है किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। तो 6 का क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैगनी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बैगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, क्या करा है, देखिए ध्यान से कहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला जो है दिखता है, यानी कैसा दिखता है। अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 7 का क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चपटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चपटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 करा है कि किसी विद्युत बल्ब का क्या कहते हैं अनुमानतांक 220 वाट है। 120 वाट के जब उसे 110 वाट मीटर पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयोग क्या कहते हैं उपभोक्त शक्ति कितना होती है। तो एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 60 वाट। इसलिए जो एक तरह का मैथ है इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 60 वाट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 9 क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करा है, 10वां कक्षा, हाँ 10 क्वेश्चन करा है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा, आर बराबर वी बाई आई, यानी भी बराबर री आर आई होता है। तो यहाँ पे आर बराबर वी बाई आई दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध जो क्या होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, कोई प्रतिरोध नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा कि विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विद्युतीय क्या जाएगा, विद्युतीय। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। क्या होगा, चुंबक बनता है, चुंबक, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 13 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी सबसे अधिक उपयुक्त है सौर कुकर के लिए। तो ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से पर ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है सौर कुकर के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन है 15 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। तो 15 का क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए जो है किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से। तो 16 का क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर ऊर्जा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा जिस अभिक्रिया में क्या कहते हैं अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। तो 17 क्या होगा, 17 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है, देखिए ध्यान से करा है कि 2mg + O2 = 2mgO, ये जो रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी संतुलन रासायनिक समीकरण। क्या है, एक संतुलन रासायनिक समीकरण है, यानी दोनों तरफ बराबर है।
ठीक है। इसको अगर आप कहेंगे तो संयोजन भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे संयोजन आपको उदाहरण में नहीं दिया हुआ है कि संयोजन का मतलब होता है दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण होना। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ता है, तो यहाँ पे संयोजन नहीं है, बट यहाँ पे संतुलन आपका दिया हुआ है कि दोनों तरफ बराबर है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है संतुलन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देख पाएंगे कह रहा है कि Zn+CuSO4 तिरका चिन्ह दिया हुआ है Zn+SO4+Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, तो 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया इसलिए होता है, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से ध्यान होगा आप लोग को कि Zn और Cu यहाँ पे जो Zn जो Cu से अधिक क्रियाशील है, जबकि ये इसको हटा करके विस्थापन का मतलब ये होता है हटाना, एक जो दूसरे उसको हटा करके उस स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर लेना। तो ये Zn क्या करता है Cu को हटा देता है, जबकि Cu को हटाने के बाद ये Zn SO4 से अभिक्रिया करके Zn SO4 एक तो क्या कहते हैं यौगिक बनाता है, बाद में Cu जो अलग हो जाता है, मैंने इसको हटा देता है, तो इस तरह अभिक्रिया हम क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसके स्थान को परिवर्तन कर देना। तो जो भी अधिक अभिक्रियाशील वस्तु मतलब क्या कहते हैं पदार्थ होगा यानी तत्व होगा, वो अगर दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है, ऐसी अभिक्रिया हम क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे। तो क्या होगा 20 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ना CaCO3। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 करा कि जल में अम्ल मिलाने पर जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं बढ़ती है, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, क्या करा है देखिए ध्यान से, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। आप देखिए ध्यान से, दुर्बल अम्ल पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी ना CH3COOH। ये क्या है एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल के आप लोग पहचान बता दें कि जितने भी यौगिक मतलब क्या कहते हैं अम्ल होते हैं जो घरेलू इस्तेमाल होते हैं, यानी जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, वो सभी अम्ल क्या होते हैं दुर्बल होते हैं। जैसे नींबू का रस हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं जितने भी खट्टे पदार्थ हुआ जो कि फल सब्जी से निकलता है, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। बाकी जो अपने से बनाया जाता है रासायनिक वाला अभिक्रिया करें, जैसे HCl हो गया बनाया जाता है, H2SO4 ये बनाया जाता है, HNO3 ये सब क्या होगा सबल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी CH CO3 ये जो है ये एसिडिक अम्ल है, जो कि आपको सिरका में मिलता है, जो कि अपने प्राकृतिक अम्ल है। तो अधिकतर प्राकृतिक अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो सब क्या कहलाते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जितनी भी कार्बनिक अम्ल होगा उसको ये भी कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। कार्बन की मात्रा जिस अम्ल में होगा वो क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगा तो वहाँ पे दुर्बल ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये भी कार्बन नहीं है, इसमें भी नहीं है कार्बन और इसमें भी कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सबल अम्ल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कराए कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, एक बार देखिए ध्यान से ऑप्शन को, क्षार बनाते हैं, लवण बनाते हैं, परबल क्षार या फिर परबल अम्ल। तो ये जो बनाते हैं लवण बनाते हैं, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी अम्ल और भस्मों को आपस में अभिक्रिया देते हैं वो क्या बनाते हैं लवण बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया करने के प्रयोग को पूछा जा सकता है आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, यानी जब अम्ल और भस्म को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो क्या उत्पन्न होता है तो लवण उत्पन्न होता है और साथ में जल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, पूछा जाए तो आपको इस तरह डेफिनेशन लिख देना। क्वेश्चन नंबर 24 कराए कि निम्नलिखित में कौन जो विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या है विजातीय यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कराए एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, यानी इनमें से कौन सा धातु है जो हथेली पर ही पिघलने लग जाती है। तो ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से। तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगी, यानी CgM। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कराएंगे सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे। तो 26 की क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी विद्युत अपघटन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 करेंगे कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बनिक ग्रुप का प्रतिकारक यहाँ पे कौन है। तो ऑप्शन क्या होगा 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, COOH। क्या हो जाएगा COOH। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं 28 करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसे ने किया था। ऑप्शन एक बार देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे। तो 28 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगी, नहीं बोहर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है सहसंयोजी यौगिक है, यहाँ पे कौन जो है सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। तो 29 का क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा, CH4 जो है क्या है सहसंयोजी यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मैथिल अल्कोहल CH3OH का क्या कहते हैं IUPAC नाम क्या है, IUPAC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करा देखिए ध्यान से करा है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। अपना
अपनाया था। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है परमाणु द्रव्यमान, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाती हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 32 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन बट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर उसका 33 करा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, क्या होता है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पे कौन सा अंग होता है, तो देखिए ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करें 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी होता है, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, यानी किससे बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि मछलियाँ में श्वसन होता है किसके द्वारा, तो ट्रेकिया, फेफड़े द्वारा, या फिर शरीर की सतह, या फिर क्या कहते हैं कोलोम, यानी जिसको हम गिल्स कहते हैं, गिल्स के द्वारा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी गिल्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं गलफ्राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करा है कुटपाथ जो किस में पाया था, कुटपाथ जो किस में पाया था, देखिए ध्यान से। पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। 36 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि मानव हृदय का जो औसत परकुंचन दाब में है, यानी कितना है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 mmHg। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, देखिए ध्यान से। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट एक हार्मोन है। तो 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, हार्मोन ही होना चाहिए। चलिए ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 39 करा है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो स्रावित होता है क्या होता है, देखिए ध्यान से, मतलब कहाँ पे होता है, कहाँ से, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया होगा। तो 39 का क्या होगा, 39 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। आगे क्वेश्चन में 40 करा क्या करा है कि थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, थायराइड ग्रंथि जो उपस्थित होती है कहाँ पे होती है, अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो 40 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी ट्रेकिया के दोनों ओर, ट्रेकिया के दोनों ओर। आगे क्वेश्चन में 41 करा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन को बातचीत से देख लीजिए। तो 41 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, यानी शुक्रवाहिका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 42 करा क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लिए। तो 42 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रायोफाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। 43 का ऑप्शन क्या होगा, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगी, क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए आगे क्वेश्चन में 44 करें कि मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पता होगा, एक्स वाई है, नहीं ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, क्या होगा 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी मानव की बजाय तो मानव तो ये भी हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बी, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 का है, ध्यान से सुनिए, क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सूखे घास पत्ते, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन में 46 का है तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है, यानी कौन से स्थान पर है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, क्या हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगली जानवर, ये क्या है उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। बाकी हरे पौधे, नील हरित शैवाल और फूल पत्ती, ये सब जो है अपने आप मतलब दूसरे के लिए भोजन पैदा करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उपभोक्ता यानी जंगली जानवर लेता है, तो यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 करा इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है, ऑप्शन बड़ी से दिख रही है। तो 48 का ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट दोबारा जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये से अगला अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है तो अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी इस वीडियो की मदद से। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल में नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले नए